हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहेंगे, जो कि आपके टेट और कमीशन एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन, वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट इज। जो प्लैनेट्स हैं वो सन के सराउंडिंग में क्या करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो तब वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, द एक्सिस, द प्रिहीलियन, द सेंटर या सन। ये क्या आ गया, सन आ गया, और ये मान लो क्या है, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। तो वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या आ जाएगा, द सन। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट फॉर ए क्लोरीन एटम फॉर विच द एक्चुअल मास इज 36.966 AMU। तो इस चीज को बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला। डेल्टा एम से मास डिफेक्ट को डिनोट करेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है जेड इंटू एम पी प्लस एम ई प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एटम। जेड क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड आ जाएगा एटॉमिक नंबर, एम पी क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, एम ई आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम एन क्या आ जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और एम एटम क्या आ जाएगा, जो भी एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होगा, जो कि यहाँ पे गिवन है 36.966। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मासेस ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की वैल्यूज पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तभी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना आ जाएगा, 1.007 AMU। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएगा 0.0005 ले सकते हो आप अप्रोक्स। और ये आ जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.0087 AMU। ठीक है, बाकी जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा क्लोरीन का, वो कितना होता है, जेड हमारे पास आ जाएगा 17। अब ये सारी वैल्यूज क्या कर दोगे, और ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 37 ऑलरेडी दे रखी है। तो अगर ये सारी वैल्यूज हम क्या कर देंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, A.341 AMU। ओके, आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन। हमें क्या बतानी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बतानी है कि वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ देयर कॉमन कोर, या ऑल ऑफ द अबव। तो कल वाली क्लास में ही हमने डिस्कस किया था म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या था उसका फॉर्मूला, एम से डिनोट करेंगे, एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 AL। जहाँ पे म्यू नॉट क्या आ जाएगा, परमिएबिलिटी आ जाएगी, N1 और N2 क्या आ जाएगा, जो भी हमारे पास कॉइल्स हैं उनके नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, ए क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड एल क्या आ जाएगी, लेंथ। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, मतलब परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the 1.2 kilo ohm two resistors are in series and this series combination is in parallel with the 3.3 kilo ohm resistor. The total resistance is। हमारे पास दो रजिस्टर हैं जो सीरीज में हैं, और उन दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 1.2 किलो ओम। तो जब सीरीज की बात आती है, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह बताते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और R1 की वैल्यू भी 1.2 है, R2 की वैल्यू भी 1.2। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2.4 किलो ओम आ गया। ओके, अब ये जो सीरीज में अटैच्ड थे, इनको अब पैरेलल में अटैच कर दिया, किस ऐसे रजिस्टर के साथ जिसके रेजिस्टेंस हमारे पास है 3.3 किलो ओम गिवन है। तो अब जब बात आती है पैरेलल की, तो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ऐसे
नंबर ऑफ होंगे, आगे 3 होंगे, 4 होंगे, तो हम क्या कर देंगे 1 प्लस 1/r3 सो ऑन। तो यहाँ से क्या चीज आ जाएगी, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। और सिंपली R निकालना है हमें, तो R क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब मान लो यहाँ पे जो R1 है उसकी वैल्यू 2.4 है, R2 की वैल्यू कितनी है 3.3 है, अपॉन 2.4 प्लस 3.3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 7.92, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.7। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इनको डिवाइड करके 1.3894 आ जाएगा। ये किस में आ गया, किलो ओम में आ गया। बट हमारे पास जो आंसर है वो किस तरह गिवन है, हमारे पास आंसर है ओम में, तो हम क्या कर सकते हैं इनटू 1000 कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी हमारे पास राइट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है ए पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड व्हेन। एक पीएन जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस कब बोल सकते हैं, जब उसका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एन साइड। ये जंक्शन को अर्थिंग की हो या एन साइड इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू पी साइड। लास्ट ऑप्शन है द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड एंड द नेगेटिव साइड ऑफ द पी साइड। तो जब फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं पीएन जंक्शन की, ठीक है, तो जो पॉजिटिव साइड है, जैसे ये मान लो हमारे पास जंक्शन है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, तो जब हम पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्टेड होगा पी साइड से और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होगा एन साइड से। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट है द आउटपुट ऑफ ए टू इनपुट एंड गेट इज हाई। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ये आ गया हमारे पास एंड गेट का सिंबल। एंड गेट में क्या होती हैं, दो इनपुट्स होंगी और एक आउटपुट मिलती है हमें, मान लो ये x है और इसका फॉर्मूला आ जाएगा ए बी। ओके, तो मान लो a 1 है b 1 है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब a 0 है b 1 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। अगेन ऐसे उल्टा कर दिया तब भी 0, 1 0 0 होगी तब भी क्या होगी, 0 होगी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो आउटपुट है वो हाई कब होगी, जब दोनों इनपुट्स क्या होंगी, हाई होंगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, पहली ऑप्शन है ओनली इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। दोनों इनपुट्स क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तभी हमारे पास जो एंड गेट है उसकी आउटपुट हाई होगी। नेक्स्ट है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय। जो एंगुलर वेलोसिटी है बॉडी की, जब किस स्पीड के साथ मूव करती है, कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है, v आ गई इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाती है हमारे पास, v अपॉन r। तो राइट आंसर आ गया सी ऑप्शन, v अपॉन r। नेक्स्ट है पावर ऑफ द लेंस इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। जो पावर ऑफ लेंस है उसके लिए कौन सी यूनिट का यूज़ करते हैं, मीटर का, डायप्टर का, ल्यूमिन का या फिर वॉट का। तो पावर ऑफ लेंस बताने के लिए हम किन यूनिट का यूज़ करते हैं, डायप्टर का। बी क्या आ गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। हाउ फार इज द इमेज बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, हमारे पास ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखी हुई है ये भी गिवन है, और हमें ये चीज़ बतानी है कि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर कितना डिस्टेंस पे बनती है, 20 पे, 25 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे या 35 सेंटीमीटर पे। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या आ जाएगा कन्वेक्स कनकेव के लिए, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। जहाँ पे u क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा ऑब्जेक्ट का, v क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा इमेज का, f क्या आ जाएगी फोकल लेंथ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, गिवन है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है
1/f कितना आ जाएगा हमारे पास, 2/r, क्योंकि जो f है उसकी वैल्यू कितनी होती है, r/2। ओके, तो यहाँ पे u जो है ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है, इन्फिनिटी पे, फॉर्मूला में पुट कर दिया 1/infinity। v तो हमें फाइंड आउट करना है, एंड हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर गिवन है। ये कितना आ गया, 0 आ गया, प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/40, काट दें तो 1/20। तो v की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर के बराबर। ये क्या आ गया करेक्ट आंसर। सिंपली आपको मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए था, बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट है, व्हेन देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस द शेप ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप इज डिटरमाइंड बाय। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं करती हैं तो हम जो शेप ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप है वो किस तरह बता सकते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड से, या द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, या टेम्परेचर ऑफ एयर ओनली। तो इस केस में हम किस तरह शेप बता सकते हैं, सरफेस टेंशन का यूज करके। ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है, चेंजेस इन एंथैल्पी इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एन। चेंज इन एंथैल्पी को किस तरह डिनोट करते हैं, डेल्टा एच से, और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में ये हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, टोटल रिएक्शन के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जो हीट को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जहाँ पे जो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। तो बी क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट है, व्हेन ए कैटलिस्ट इज एडेड टू ए रिवर्सिबल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब किसी कैटलिस्ट को ऐड किया एक रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, के की वैल्यू कितनी होगी, तो उस पे के की वैल्यू पे या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो अनचेंज रहेगी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी, डज नॉट चेंज। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स whose concentration alters during a chemical change at its। जो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन अल्टर करती है ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2Cl2S। ऑक्सीडेशन नंबर बताना है हमें कार्बन का। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के केस में कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन के केस में आएगा ये +1, क्लोरीन के केस में -1। मान लो कार्बन के लिए x है, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए 2, वैसे क्लोरीन के भी 2 आ गए। देन 1 इंटू 2 -1 इंटू 2, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, +2 -2, एंड ये क्या आ जाएगा, कैंसल आउट 0। तो x की वैल्यू, x क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। ए क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर डिवाइडेड इक्वली इन ए फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस। जब एक फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस की बात आती है तो यूनिट सेल्स डिवाइडेड होते हैं इक्वली कितने फेसेस में, 6 में। राइट आंसर आ गया सी। नेक्स्ट है, फॉर सम इंटीजर n द ऑड नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ। कोई इंटीजर है हमारे पास n, तो अगर हमें ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करना हो तो किस फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मान लो n की वैल्यू कितनी ले सकते हो आप, 0 1 2 3 4, इस तरह सो ऑन ले सकते हो, और क्या कर सकते हो, वैल्यूज़ को पुट करके देख सकते हो। ओके, अगर आपको आंसर पता नहीं है तो अगर n मान लो 0 होगा या 1 होगा, तो जब 1 होगा तो ऑड आ गया, बट 2 होगा तो इवन आ गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। इसी तरह n+1 के लिए चेक कर लेते हैं। मान लो n की वैल्यू 1 है, देन 1+1 इज इक्वल टू 2 आ गया, अगेन ये भी नहीं हो सकता। फिर 2n+1 के लिए चेक कर लें, n की वैल्यू कितनी है, 1+1, 2+1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं, अगर 2 ले लिया हमने तो कितना आ गया, 4+1 इज इक्वल टू 5। तो ये सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, सारे नंबर्स क्या आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं। 2n के लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये 2 आ गया। इसी तरह अगर हमने 2 पुट किया तो ये 4 आ गया। ये कैसे नंबर्स आ रहे हैं, इवन। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी।
जब हमारे पास कोई इंटीजर n है तो जो ऑड इंटीजर है उनको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, 2n+1 की फॉर्म में। नेक्स्ट है द मोड एंड मीन इज गिवन बाय 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। हमारे पास मोड और मीन की वैल्यू दी है। मोड हमारे पास कितना है 7, मीन की वैल्यू है 8, हमें क्या बताना है मीडियन। तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला का यूज़ करेंगे, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। तो हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, और मोड हमारे पास 7 गिवन है। मीडियन को एक्स मान लेते हैं, 3x आ गया, -2 मीन कितना है हमारे पास 8 है, 7 इज इक्वल टू 3x -16 आ गया। ओके, देन 16 को दूसरी साइड ले गए, 3x आ गया, 3x इज इक्वल टू 16 + 7 कितने हो गए 23, और x की वैल्यू क्या आ गई 23/3। तो हमारे पास ऑप्शन में गिवन है C, 23/3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अ डाइस इज थ्रोन इन द एयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स इज। एक डाइस को थ्रो किया गया एयर में, हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स। तो जो डाइस में किस तरह नंबर होते हैं, टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर कितने आ गए, टोटल नंबर आ गए हमारे पास 6 आ गए, और जो ऑड नंबर्स होंगे वो कितने आ जाएंगे, ऑड नंबर हमारे पास आ गए 3। तो प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम ऊपर फेंकेंगे तो 3 हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी होंगी कि जहाँ पे हमारे पास क्या आए, ऑड नंबर आए। तो अपॉन टोटल कर देंगे 3/6, एंड ये क्या आ जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स कितनी आ जाएगी, a 1/2। नेक्स्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो दिया है हमारे पास 10 7 4 ऐसे सो ऑन। हमें बतानी है 30th टर्म। तो 30th टर्म के लिए आपको जो कितनी भी टर्म बतानी है, nth टर्म के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, जहाँ पे a क्या आएगी फर्स्ट टर्म, a यहाँ पे 10 है, d क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, जो हम क्या कर सकते हैं सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके हमारे पास 3 आ गया। वैसे और चेक कर लेते हैं, 4 - 7 -3, तो d आ गया -3। ओके, और क्या करना है हमें, हमें जो n है वो कितना है यहाँ पे 30 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब सब कुछ हमारे पास गिवन है, हमें पुट करना है। a की वैल्यू 10 आ गई, n की वैल्यू 30 आ गई, -1, d की वैल्यू -3 आ गई। तो 10 + 29 इंटू -3 आ गया, और 10 प्लस ये कितना हो गया, सॉरी -27 3 6 एंड ये आ गया हमारे पास 8। तो ये कितना आ जाएगा -77। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, सी गिवन है -77। एक बार आप फिर से इसको क्रॉस चेक कर लेना, अगर मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती करी होगी। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, आपको वैल्यू सारी गिवन है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 टर्म ऑफ द एपी। अगेन एपी हमारे पास गिवन है, हमें क्या बतानी है 11 टर्म बतानी है। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताओगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।